नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। फर्स्ट पेपर चूँकि सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, इसलिए इसको तो सभी विषय के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग संस्कृत विषय के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी इस पे मटेरियल उपलब्ध है। तो जो लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। तो आज उसी तैयारी के क्रम में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है पिछली एग्ज़ाम में। इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसे। जिसने भी इस पुस्तक से तैयारी की, उनको बहुत अच्छे स्कोर प्राप्त हुए। तो ये किताब है दृष्टि पब्लिकेशन की। आप देख सकते हैं एनटीए नेट यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हेतु समग्र अवलोकन है। इसमें ये नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। इसमें इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के सभी टॉपिक को लिया गया है। शिक्षण शोध अभिवृत्ति, उच्चतर शिक्षा प्रणाली, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, बोध एवं युक्ति युक्त तर्क, लोक विकास और पर्यावरण, आंकड़ों की व्याख्या। इसमें 25 से अधिक प्रश्न पत्रों का संग्रह है। तो हमारे चैनल के माध्यम से एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाया जाएगा, चाहे वो वीडियो कितनी भी बड़ी हो, 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो। एक एक टॉपिक का वीडियो बनाकर पूरी किताब का मैटर हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो लोग भी इस तैयारी के लिए सीरियस हैं, वो इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर वो खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इस टॉपिक को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। ये किताब बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं है। अगर आप केवल श्रवण करते हैं तो भी आपके मन मस्तिष्क में सारी चीज़ें बड़ी आसानी से बैठ जाएंगी। तो उसी क्रम में आज हम शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इसका खंड 1 है, उसमें शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, शोध अभिवृत्ति, संप्रेषण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, लोक विकास और पर्यावरण, उच्चतर शिक्षा प्रणाली, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी और रटनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब आपको अभ्यास से ही आएंगी, जैसे रीजनिंग हुआ, आंकड़ों की व्याख्या हुई, तो ये सब तो आपके अभ्यास से ही आएंगी। लेकिन इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो ये एक एक टॉपिक हमारे चैनल के माध्यम से इस पुस्तक में जितना भी मैटर है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी क्रम में आज हमारा पहला टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता। ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन इसमें पूरे टॉपिक को डाला गया है। अगर आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी वीडियो डालने से अच्छा है एक ही जगह एक एक टॉपिक का वीडियो डाल दिया जाए, ताकि आप कभी भी इस वीडियो को आराम से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए वीडियो बनाया गया है। मनोरंजन के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है कि 10 मिनट का बनाइए, 15 मिनट का बनाइए। एक वीडियो बड़ी बड़ी रहेगी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, उसमें एक एक टॉपिक का पूरा ही मटेरियल होगा। तो चलिए ज़्यादा समय नष्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हमको क्या क्या देखना है, देखिए। इसमें शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं, इसमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं,
शिक्षक प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। फिर उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि। फिर शिक्षण सहायक प्रणाली में परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। मूल्यांकन प्रणालियों में मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये जितना भी टॉपिक है, ये सारा टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले देखेंगे शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं। तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षक कोई मौलिक अवधारणा नहीं है क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभव को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना भी है। शिक्षण के मुख्य 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। ये 3 पक्ष हैं शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। क्लार्क ने कहा है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ ने कहा है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। N.L. पेज ने कहा है कि शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कला अनुभव पर आधारित है और विज्ञान इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। तो कला जो होती है वो अनुभवों पर आधारित होती है और विज्ञान जो है वो क्रमबद्धता पर आधारित होती है। देखिए, अधिगम है शिक्षण जो अधिगम से भी प्रभावित है और अधिगम जो है वो शिक्षण से भी प्रभावित है। तो इस चार्ट को देख लीजिए, शिक्षण, कक्षा, विद्यालय, समाज। अब शिक्षण की प्रकृति देखेंगे। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठचर्या शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान N.L. पेज के अनुसार शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण अनुभव पर आधारित है इसलिए कला है। शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य इसे वैज्ञानिक पक्ष को महत्व दर्शाता है। फिर है शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन के 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया। शिक्षण के 6E+S प्रारूप निम्नलिखित है। संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार और मानक। तो 6E इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेलुएट, एक्सटेंड और स्टैंडर्ड।
फिर है शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है, किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है, विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठचर्या का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के द्वारा ही संभव होता है। शिक्षक प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करती है। फिर है शिक्षण सतत प्रक्रिया है, शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों में से कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षण के उद्देश्य सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना, शारीरिक व मानसिक विकास, आध्यात्मिक व नैतिक विकास, परिस्थिति से अनुकूलन, शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता, जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, जीविकोपार्जन, ज्ञान की समृद्धि, बौद्धिक व चरित्र निर्माण, आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भावना का विकास। अब शिक्षण की विशेषताएं। प्रगतिशीलता, विद्यार्थी शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रभावी नियोजन, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, उत्तम विधियों पर आधारित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, सहानुभूति एवं दया पर आधारित निर्देशात्मकता, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध, निदानात्मक, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान शिक्षक, दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में। शिक्षण के प्रकार, शिक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। शासन व्यवस्था के आधार पर निरंकुश शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक को इच्छा के अधीन होता है, जैसे प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन। लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण, इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति। अधिगम स्तर के आधार पर, स्मृति स्तर पर शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञा आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। स्मृति स्तर पर जो शिक्षण होता है वो एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, उसे समझा नहीं सकता। अवबोध स्तर का शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है, साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित होती है। फिर है विमर्शी स्तर का शिक्षण, विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के इन तीनों स्तरों पर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर औपचारिक शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि से संबद्ध नियम।
औपचारिक शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है। अनौपचारिक शिक्षण, इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से मुक्त होता है, अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें कुछ बाध्यताएं व कुछ स्वतंत्रताएं सम्मिलित रहती हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने, उद्देश्यों का पूर्व ज्ञान होना जैसी। औपचारिक शिक्षण का विशेषताओं सहित स्थान व समय से मुक्ति जैसी। अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं का एक साथ होना। फिर है उद्देश्यों के आधार पर। सर्वप्रथम बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में शिक्षण का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके निम्न 3 रूप हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण, इस शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम लगाने के लिए भी एग्जाम में दे देता है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण का जो चरण है वो है ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। फिर है भावात्मक शिक्षण, इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से होता है। इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है। ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। क्या क्या है? ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। फिर है मनोगत्यात्मक शिक्षण, इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। इस शिक्षण के विकास को 6 चरणों में पूरा किया जाता है। उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण एवं आदत निर्माण। शिक्षण स्वरूप के आधार, तो शिक्षण स्वरूप के आधार पर कैसा कैसा है? वर्णात्मक होता है, निदानात्मक होता है और उपचारात्मक होता है। फिर क्रियाओं के आधार पर कैसा होता है? प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। फिर अब हम शिक्षण के सिद्धांत देखेंगे। जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिससे एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरण जो शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं नीचे प्रस्तुत हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास पुनरावृत्ति का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत और साहचर्य का सिद्धांत। अब हम देखेंगे शिक्षण के सूत्र। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं। शिक्षण सूत्र को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। पूर्ण से अंश की ओर, यह शिक्षण सूत्र विषय वस्तु के संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी देने के बाद ही उसके अंशों पर शिक्षक शिक्षण को स्वीकार करता है। फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की जानकारी के लिए स्थानीय वातावरण के प्रत्यक्ष उदाहरणों से अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर बल देता है। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विषय वस्तु को पहले इकाइयों में अधिगम करवाया जाता है, इसके बाद सामूहिक अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, शिक्षण को पहले ज्ञात वस्तु से जोड़ते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। सरल से जटिल कठिन की ओर, अधिगम का आधारभूत सूत्र है कि विद्यार्थी पहले सरल बातों को समझता है, फिर कठिन बातों को। कुछ अन्य शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भी शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण कराया जाता है। शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण की अवस्थाओं या क्रियाओं के अंतर्गत इनके 3 सोपान हैं। पूर्व तत्परता अवस्था, इस अवस्था में
शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। इसमें प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का नियोजन करना, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, किसी विशेष पाठ्यवस्तु या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना और मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। तो ये पूर्व तत्परता अवस्था थी, यानी प्री एक्टिव फेज में इतनी चीज़ें आएंगी। फिर है अंतः प्रक्रिया अवस्था, यानी इंटरएक्टिव फेज में आएगा। शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य अथवा गतिविधियां प्रत्यक्षतः शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती हैं, वे सभी इसी अवस्था का अंग होती हैं। इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद हैं। विद्यार्थियों का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। क्रिया एवं प्रतिक्रिया में क्या क्या आएगा? उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, युक्तियों का प्रयोग, युक्तियों का विस्तार। फिर है कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ। फिर है तत्परता के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज। इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया गया है, यह हमें मूल्यांकन से ही ज्ञात होता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं निहित होती हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन, शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय। अभिप्रेरणा की शक्तियां आप देखेंगे हम। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायित्व लाने का कार्य अभिप्रेरणा के द्वारा होता है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। अभिप्रेरणा के दो रूप होते हैं जो शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगी हैं, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होती है, जबकि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य करती हैं। व्यवहार परिवर्तन में वातावरण की भूमिका भी प्रभावी सिद्ध होती है। अतः शिक्षण के दौरान कक्षा का वातावरण इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रियाएं संपन्न करने के साथ साथ अपने उद्देश्य हेतु प्रतिबद्ध भी हो। मनोविज्ञान के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षण कार्य कराते समय आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व। अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु, व्यवहार में परिवर्तन हेतु, अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु, अनुशासन विकसित करने हेतु, मार्गदर्शन हेतु, सामाजिक व चारित्रिक गुणों हेतु और उच्च आकांक्षा हेतु। अधिगम की परिस्थितियां। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियां अधिक उपयोगी हैं। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम की निम्न 8 दशाओं भेदों के बारे में लिखा है। ये दशाएं कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर बढ़ता जाता है। संकेत अधिगम, यह पावलोव की शास्त्रीय अनुबंध क्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। फिर है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यह थॉर्नडाइक के संबंधवाद तथा स्किनर के सक्रिय अधिगम का रूप है। गेने ने इस अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल अधिगम तथा स्किनर के कार्य अनुबंधन अधिगम को रखा है। फिर है श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से एक श्रृंखला अधिगम का निर्माण करती हैं। फिर है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, यह श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। जब यह श्रृंखला शाब्दिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाती है तो उसे शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं, जैसे शब्दावली सीखना, कहानी याद करना इत्यादि इस अधिगम के उदाहरण हैं। विभेदन अधिगम, विभेदन अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन
से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता है। एक जैसे दिखने वाले उद्दीपनों में विभेद करने की क्षमता आ जाती है और बच्चा विभेदी उद्दीपन के अनुरूप अनुक्रिया करने में समर्थ हो जाता है। जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीख जाता है। संप्रत्यय अधिगम, जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। सर्वप्रथम कैंडलर ने इसका उल्लेख किया था। नियम अधिगम, नियम अथवा सिद्धांत अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। इस अधिगम में दो या अधिक संप्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है जिससे एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम में नियम अधिगम का ही प्राकृतिक विस्तार होता है। नियम अधिगम के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। इस अधिगम में चिंतन की सामग्री निहित होती है। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता का केंद्र बिंदु अधिगम है। शिक्षण प्रक्रिया जब तक अपूर्ण रहेगी जब तक अधिगम नहीं होगा। इस तथ्य को रायबर्न ने भी रेखांकित किया है। उन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। देखिए इसमें है विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। अधिगम का उद्देश्य, अधिगम का अनुभव और अधिगम का मूल्यांकन। तो जो शिक्षण है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें तीन ध्रुव क्या क्या होते हैं? विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षण के चर, शिक्षण के निम्नलिखित तीन चर हैं। शिक्षक स्वतंत्र चर, शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है। शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। विद्यार्थी परतंत्र चर, शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है। पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना और क्या सिखाना है, इन सभी बातों का निर्धारण पाठ्यक्रम से ही होता है। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। बर्टन ने शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अधिगम के मध्य संबंधों को बताया है। शिक्षण प्लस अधिगम बराबर शिक्षा प्रभावशाली होगी। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है अतः उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जा सकती है जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सफल हो सके। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। गेज के अनुसार, गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा है। गेज के अनुसार शिक्षण का संबंध निम्न शक्तियों से है। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियां, ज्ञानात्मक शक्तियां। अब शिक्षण के कार्य। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन चरों के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जाता है। निदानात्मक कार्य, इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के न सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर किया जाता है। इसके लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य करता है, निर्णय लेता है। विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना, अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना,
विद्यार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नता संबंधी सूचना का संकलन करना, शिक्षण संबंधी समस्या का विश्लेषण करना। फिर है उपचारात्मक कार्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं: शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना, पृष्ठपोषण प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। फिर है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, अतः यह शिक्षण का आधार घटक है। यदि शिक्षण कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षक का उपचार दोष रहित नहीं हो पाता। फिर है अध्येता की विशेषताएं। अगला टॉपिक है, इसको देखते हैं। अध्येता का क्या अर्थ होता है? अध्येता का सामान्य अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। अध्येता को अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी या विद्यार्थी भी कहते हैं। शिक्षण के केंद्र बिंदु में अध्येता एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अध्येता शिक्षा ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही वह सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों को आत्मसात करता है, वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। विद्यालयी वातावरण अध्येता के मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव हमें सभी शिक्षक व साथी सहपाठियों के साथ अध्येता के मिलनसार व्यवहार में दिखाई देता है। विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो उसे जीवन पर्यंत बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। अब अध्येता की विशेषताएं देखेंगे। एक अध्येता के सद्गुणों व विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है: मूल प्रवृत्तियां, संवेग एवं अस्थायी भाव, अभिवृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण, खेल एवं खेल प्रणाली। मूल प्रवृत्तियां: प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं। इन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। उदाहरण: भय लगने पर भागना, भूख लगने पर भोजन खोजना। जिस प्रकार ईंटें मकान निर्मित करने में सहायक होती हैं, ठीक उसी प्रकार मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार के स्वरूप को निर्मित करने में सहायक होती हैं। विलियम मैकडूगल ने कहा है, मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। यदि मूल प्रवृत्तियों तथा उनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो प्राणी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। वह उसी प्रकार गतिहीन और निश्चल हो जाएगा जिस प्रकार एक अच्छी घड़ी जिसकी मुख्य कंपनी हटा दी गई हो, या स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो। एक मिनट। जिस प्रकार अच्छी घड़ी जिसकी मुख्य कमानी हटा दी गई हो, या स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो। वैलेंटाइन ने कहा है, मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं: मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती। ये आदत से भिन्न होती हैं, ये उद्देश्यपूर्ण होती हैं, इसके अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है, ये जन्मजात होती है, इसको वातावरण, बौद्धिक कौशल और शिक्षा द्वारा विकसित संवर्धित किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। रॉस: मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, अतः शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में उसका अत्यधिक महत्व है। फिर है शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी अध्येता के आचार विचार व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। इन परिवर्तनों के मूल स्रोत में मूल प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। इनके निम्नलिखित शैक्षिक महत्व हैं: आदत निर्माण में सहायता करना, रुचि और रुझान जानने में सहायता करना, ज्ञानार्जन में सहायता करना, अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना, प्रेरणा देने में सहायता करना, चरित्र विकास में सहायता करना, मन को समझाने की क्षमता प्रदान करना। मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता। शिक्षक की दृष्टि से मूल प्रवृत्तियों की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं: जिज्ञासा, रचनात्मकता, संग्रह, आत्मसम्मान, सामूहिकता और पलायन। संवेग एवं अस्थायी भाव। संवेग एवं अस्थायी भाव, इसमें हम लोग देखेंगे संवेग।
प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। इन अनुभवों से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनसे मानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन भावों को मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग कहते हैं। मानव के सामाजिक व व्यक्तित्व विकास में संवेगों का योगदान होता है। संवेग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: दुखद संवेग, सुखद संवेग। दुखद संवेग, सुखद संवेग स्नेह, हर्ष, प्रेम जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। दुखद संवेग भय, घृणा, क्रोध, निराशा जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। रस संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। वुडवर्थ संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मैकडूगल संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। संवेग की विशेषताएं: संवेग की व्यापकता, विकास के सभी स्तरों में तथा सभी जीवित प्राणियों में संवेग है। शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक अनुभव के दौरान प्राणियों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, बाह्य शारीरिक परिवर्तन। फिर है विचार प्रक्रिया का लोप होना। संवेग आने पर हम उचित अनुचित पर विचार नहीं कर पाते। मूल प्रवृत्तियों से संबंध, संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति की उपस्थिति, क्रोध में मुट्ठी बंध जाना। संवेगों का स्थानांतरण, क्रोधित व्यक्ति को समझाने पर खुद उसके क्रोध का शिकार हो जाना। सुख या दुख के भाव संवेग किसी स्थूल वस्तु या परिस्थिति के प्रति अभिव्यक्त किए जाते हैं। इसमें सुख दुख के भाव निहित होते हैं। संवेगों की अस्थिरता, संवेग शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते हैं। क्रोध में माँ बच्चे को पीटती है, परंतु कुछ समय पश्चात वह करुणा व वात्सल्य से विभोर हो जाती है। वैयक्तिकता, भिखारी को देखकर एक व्यक्ति में दया का भाव उत्पन्न होता है, तो वहीं दूसरी व्यक्ति को क्रोध और घृणा आता है। संवेग का शिक्षा में महत्व, अधिगम की प्रक्रियाओं का संबंध सीधे संवेगों से होता है। शिक्षण कार्य सफल माना जाता है यदि विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में संवेगों के प्रशिक्षण के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की रिपोर्ट 1995 के अनुसार लर्निंग इन द स्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंस विल नॉट प्रोसीड satisfactory if the child's life is disturbed। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव एक अर्जित संस्कार है। अर्जित संस्कार धीरे धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप धारण कर लेते हैं। फलस्वरूप आचरण व व्यवहार नियंत्रण होने लगते हैं। उदाहरण, माता अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य, करुणा, दया, आनंद आदि संवेगों का अनुभव करती है। इसी कारण माता में बच्चों के प्रति प्रेम का अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। रॉस कहे हैं, अस्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित संस्कारों का एक संगठन है। शेड ने कहा है, अस्थायी भाव संवेगात्मक प्रवृत्तियों की वह संगठित व्यवस्था है जो किसी वस्तु के चारों ओर केंद्रित हो जाती है। अस्थायी भाव के प्रकार: मूर्त अस्थायी भाव, अमूर्त अस्थायी भाव, नैतिक अस्थायी भाव, साधारण अस्थायी भाव, जटिल अस्थायी भाव। अस्थायी भाव की विशेषताएं: अस्थायी भाव संवेगों के रूप को निश्चित करता है। अस्थायी भाव में संवेग निहित होते हैं। अस्थायी भाव व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रेरित करते हैं। अस्थायी भाव व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व हैं। यह संवेगों के कारण अर्जित संस्कार हैं। यह जन्मजात नहीं होता है। मूल प्रवृत्तियों के साथ अस्थायी भाव का पारस्परिक व अनुगामी संबंध होता है। इसका निर्माण और विकास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। अस्थायी भाव चरित्र और व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने में सहायक होता है। अस्थायी भाव का शिक्षा में महत्व: शिक्षक और अभिभावक अस्थायी भाव को विकसित करके विद्यार्थियों के नैतिक विकास में सहायता कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा आत्मसम्मान के अस्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए। यह अस्थायी भाव किसी भी विद्यार्थी या बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र, देश का इतिहास व साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इसके द्वारा विद्यार्थियों में देश प्रेम का अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। इसके द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण होता है जिनसे अनुशासन, आचार विचार
एवं व्यवहार को संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। अस्थायी भाव और संवेग में अंतर। अस्थायी भाव एक मानसिक संरचना है और एक प्रकार का अस्थायी संस्कार है। संवेग ये मानसिक क्रिया है जो कि अस्थायी प्रकृति की होती है। इसकी अनुभूति कुछ समय के लिए होती है। अस्थायी भाव मानसिक संगठन का एक अंग है, स्नायु विन्यासों की एक संगठित अवस्था है। संवेग अनुभव का तत्व है या कार्य करने की एक प्रणाली है। अब हम देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्ति के केवल एक पक्ष अर्थात उसके बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही माप सकते हैं और तौल सकते हैं, उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। उदाहरण अध्येता या बालक की लंबाई का बढ़ना, वजन या का बढ़ना इत्यादि। अभिवृद्धि का प्रारंभ जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। विकास किसी भी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्षों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य हो, को शामिल किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। हरलॉक विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास का पक्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित 5 पक्षों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अध्येता के विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की सहायता करता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास। विकास की अवस्थाएं डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, रॉस, हरलॉक आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। किसी भी मानव का विकास 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही पूर्ण होता है, जिन्हें नीचे बॉक्स में दर्शाया गया है। विकास की अवस्थाएं हैं, आयु वर्ग है, बालक का आयु वर्ग, बालिका का आयु वर्ग और अधिगम की अवस्था। तो शैशव जो होता है वो जन्म से 5 वर्ष होता है। बालक आयु वर्ग समान, बालिका आयु वर्ग समान और अधिगम की अवस्था ये आदर्श अवस्था होती है। सीखने की जो अवस्था होती है ये आदर्श अवस्था होती है। बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। बालक का आयु वर्ग होता है 6 से 12, बालिका का आयु वर्ग होता है 6 से 10 और ये अधिगम की अवस्था का अनोखा काल कहा जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, बालक की 13 से 18 वर्ष और बालिका की 11 से 17 वर्ष। ये जो है कठिन काल होता है। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। तो वैसे तो आपको यहाँ से देख लेना चाहिए कि शैशव जो होता है जन्म से 5 वर्ष होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। अधिगम शैशवावस्था को आदर्श अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं, किशोरावस्था को कठिन काल कहते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। तो जो ये प्रथम 3 अवस्थाएं हैं इसका बहुत ही महत्व है। अब विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप। तो शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? पालन पोषण, स्वच्छ वातावरण, स्नेहपूर्ण व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, जिज्ञासा की संतुष्टि, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, आत्माभिव्यक्तियों के लिए अवसर, शिक्षा में संगीत का स्थान, पाठ्यक्रम का रुचिकर होना, शिक्षण विधि क्रियात्मक हो, सामाजिक भावना का विकास हो, अच्छी आदतों के निर्णय के लिए अवसर, नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा,
भय तथा दंड से दूर रखना और संवेगात्मक सुरक्षा। फिर बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा? शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, बाल मनोविज्ञान, भाषा विकास पर ध्यान, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि रुचिकर हो, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, मानसिक स्तर व वातावरण पर ध्यान, संवेगात्मक विकास पर ध्यान, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान, संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि, सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक शिक्षा। फिर किशोरावस्था में देख लेते हैं। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, यौन शिक्षा की आवश्यकता और सहानुभूति व्यवहार। फिर विभिन्न अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे। तो शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषता देखेंगे। शारीरिक विकास में तीव्रता, अपरिपक्वता, परनिर्भरता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की भावना, नैतिक भावना का अभाव, सामाजिक भावना का विकास, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, काम प्रवृत्ति का प्रबल होना, फ्रायड ने कहा है, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। फिर बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक व मानसिकता में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामाजिक एवं नैतिक विकास, सुसुप्त काम प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता की भावना, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। फिर किशोर अवस्था की विशेषता है शारीरिक परिवर्तन, विरोधी मानसिक दशाएं, मानसिक विकास, अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, संवेगात्मक जीवन, रुचियों में परिवर्तन, काम भावना का विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास, समलिंगीय काम भावना, आत्म प्रेम, निर्भरता व अधीनता की प्रवृत्ति, परमार्थ का बाहुल्य, समाज सेवा की भावना, आत्मसम्मान की भावना, समूह प्रवृत्ति का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति का विकास, व्यवसाय चुनाव की चिंता। ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत एडलर ने दिया था। दिशा का सिद्धांत, विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंधों का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। अभिवृद्धि व विकास में अंतर देखेंगे अब हम। अभिवृद्धि सीमित संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है, विकास व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। अभिवृद्धि केवल बाहरी शारीरिक पक्ष में शामिल है, विकास शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाना। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं, विकास का निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि में परिवर्तन विवृद्धि सूचक होता है, विकास में परिवर्तन रचनात्मक या विनाशक होता है। अभिवृद्धि जन्म से किशोरावस्था तक, विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक। अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि को सीधे माप सकते हैं और विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। वंशानुक्रम एवं वातावरण, बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं और गुण प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की एक शाखा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर ने कहा है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम है। इस प्रकार वंशानुक्रम का गुण माता पिता द्वारा अपने बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, जबकि विकास मानव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम का सिद्धांत नियम, बीज कोष की निरंतरता का नियम, ये बीजमैन दिए हैं, इसके खोजकर्ता और प्रतिपादक हैं। समानता का नियम, ये गोडार्ड का है। जीव सांख्यिकी का नियम गॉल्टन का है।
अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ये लैंगमार्क और मैकडूगल का है। प्रत्यागमन का नियम, ये सोरेनसन का है। और वंशागति का सिद्धांत, मेंडल का नियम, मेंडल ने दिया है। आनुवंशिकता के जनक भी इनको कहा जाता है। फिर है अध्येता या बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अध्येता के मानसिक व शारीरिक दोनों लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। ये प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्रभाव का नाम और इसके प्रतिपादक और जनक देखेंगे। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, कार्ल पियर्सन। व्यावसायिकता पर प्रभाव, कैटल। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, क्लिनबर्ग। मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव, थॉर्नडाइक। सामाजिकता पर प्रभाव, विनविस। चरित्र पर प्रभाव, डगडेल। महानता पर प्रभाव, गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि पर प्रभाव, गोडार्ड। वातावरण, किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण अथवा घेरे को ही वातावरण कहते हैं। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन और व्यवहार पर पड़ता है। अध्येता के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना एक अनिवार्य शर्त है। मानव के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। J.S. रॉस, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अध्येता पर वातावरण का प्रभाव, वॉटसन, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। इस प्रकार वॉटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। वातावरण का प्रभाव और प्रतिपादक या जनक। मानसिक शक्तियों का विकास, इसके प्रतिपादक है गॉर्डन। बुद्धि पर प्रभाव, कैडोड प्लस स्टीफन्स। व्यक्तित्व पर प्रभाव, कूले कहे हैं। और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, फ्रैंक बोनस। वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य संबंध। अध्येता के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का समान योग होता है। दोनों एक दूसरे पर सापेक्षिक प्रभाव डालते हैं। वुडवर्थ और मारिकचस, व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। मैकाइवर एवं पेज, जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी दूसरे की। दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। देखिए, बालक, अध्येता, वातावरण, वंशानुक्रम और आनुवंशिकता। कैसे, देखिए, वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, बालक यानी अध्येता, वातावरण। अध्येता बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण का परिणाम। अध्येता या बालक वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। दोनों की परस्पर निर्भरता है, दोनों का एक समान महत्व है, दोनों अपृथकता दर्शाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों के मध्य अंतर या विभेद करना मुश्किल है। शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। पहले हम वंशानुक्रम का महत्व देख लेते हैं, महत्व और प्रभाव, फिर वातावरण का देखेंगे। तो वंशानुक्रम में मूल प्रवृत्तियों में अंतर होता है, शारीरिक विभिन्नताओं का ज्ञान होता है, अध्येता के सीखने में अंतर होता है, पीढ़ियों में होने वाले आनुवांशिक लक्षण, लिंग भेद का ज्ञान, जन्मजात गुणों एवं क्षमताओं में अंतर और समस्याओं के समाधान में सहायक। और वातावरण का महत्व एवं प्रभाव देखेंगे। अध्येता के लिए अनुकूल वातावरण का ज्ञान, अध्येता पर परिवार के प्रभाव का ज्ञान, अध्येता को संपूर्ण सामाजिकरण का ज्ञान, चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान, अध्येता को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान देना। खेल एवं खेल प्रणाली। अध्येता के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है। इन्हीं आधारों पर खेलों को विभिन्न प्रकारों जैसे परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई के खेल, सहयोगात्मक खेल आदि में विभक्त किया गया है। खेलों के माध्यम से ही अध्येता अपनी सामान्य प्रवृत्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करता है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना और अध्येता बालक में व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक कॉल्डवेल कुक हैं। खेल आधारित शिक्षण विधियाँ और उसके प्रतिपादक और जनक देखेंगे हम।
किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल जर्मनी, मॉन्टेसरी विधि मेरिया मॉन्टेसरी इटली, वाल्चर विधि वेडल पॉवेल और विनेटिका विधि कार्लटल वार्सवर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देख लीजिएगा। किंडरगार्टन, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, मरिया मॉन्टेसरी, वाल्चर विधि, स्काउटिंग, वेडन पॉवेल, विनेटिका विधि, कार्लटन वार्सवर्न। अब है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो देख लेते हैं। शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण, आर्थिक स्थितियों, प्रशासनिक नीतियों इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं आधार पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शिक्षक के व्यक्तिगत, बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों को देखा जा सकता है। व्यक्तिगत कारक। शिक्षण के व्यक्तिगत कारक में निम्नलिखित दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पारिवारिक परिस्थितियां। पारिवारिक परिस्थितियां भी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के बदले कम वेतन मिले और ऊपर से उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो उसे हर वक्त अपने घर की चिंता रहेगी, जिस कारण उसका शिक्षण कार्य प्रभावित रहेगा और वह कक्षा में अपना मन नहीं लगा सकेगा। किंतु कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है तो कार्य के प्रति उसकी निष्ठा कम हो जाती है। इसके पीछे तर्क यह है कि शिक्षक को अपनी नौकरी छूटने का डर नहीं रहता और घर परिवार के खर्च की चिंता भी नहीं रहती कि घर कैसे चलेगा, किंतु विवेक और उत्तरदायित्व के बोझ से इस समस्या का निराकरण संभव है। पति पत्नी के संबंध का भी शिक्षक के शिक्षण कार्य पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संबंध मधुर है तो शिक्षण कार्य में कोई रुकावट नहीं आती और आपस में अनबन है तो शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचती है और अगर शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी आकांक्षाओं व जिज्ञासु प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं पढ़ा पाता तो उसे कष्ट भी पहुंचता है और वह बच्चों को समर्थ नहीं बना पा रहा है। अतः इससे शिक्षक विद्यार्थी दोनों को हानि है। फिर है विद्यालयी परिस्थितियां। इसमें तीन प्रकार की स्थितियां उपस्थित रहती हैं। विद्यालय प्रबंधन की प्रशासनिक नीति, प्रधानाचार्य के साथ शिक्षक का संबंध व्यवहार, अपने साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार। उपर्युक्त स्तरों पर शिक्षक का सभी से सकारात्मक संबंध है तो शिक्षण कार्य प्रभावी रहेगा और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें कमी रह जाएगी। फिर है बौद्धिक कारक। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ ज्ञान शक्ति है। यह एक अनुमानित ज्ञान शक्ति है क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि क्रियाओं या व्यवहारों के माध्यम से हो पाता है। यदि शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च नहीं होगा तो शिक्षण कार्य में प्रभावशीलता नहीं आ सकेगी और कक्षा में शिक्षक का प्रदर्शन औसत से भी नीचे आ जाएगा। ऐसे में शिक्षक को एक दूसरी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। वस्तुतः प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की मेधाशक्ति प्रखर होती है और अगर उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जाता तो वे शिक्षक की शिक्षण कला पर संदेह करने लगते हैं और अपने माता पिता से इस बात की चर्चा भी करते हैं, जिस कारण शिक्षक को ग्लानि महसूस होती है। इसलिए शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च और उसके शिक्षण में विविधता का समावेश होना चाहिए। शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च होगा तो शिक्षण सामान्यतः प्रभावी व कौशलपूर्ण होगा जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। ये लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों के कठिन सवालों का संतोषजनक उत्तर, आधुनिक परिवेश के अनुरूप विद्यार्थियों को उदाहरण द्वारा सवालों का हल बताना, कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आसान तरीके से सवालों का हल बताना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति को विकसित करना और बढ़ावा देना,
शिक्षण विधि में आधुनिक तरीके से कक्षा संचालन को बढ़ावा देना। शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों में आसान से कठिन की ओर तथा कठिन से आसान की ओर समस्याओं का हल करने की विधि विकसित करना। बौद्धिक कारक से संबद्ध ये सभी बातें एक कुशल शिक्षक के कक्षा संचालन की विधि को विकसित व परिष्कृत करती हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक निम्नलिखित त्रिस्तरीय क्रियाओं को पूर्ण करता है। कार्य का विश्लेषण करना। शिक्षा वास्तव में मानवीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। प्रभाव डालने वाला शिक्षक होता है और प्रभाव ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। शिक्षक में मूल्यपरक ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कार्य विश्लेषण व उसकी विशेषताएं शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए प्रभावित करती हैं। शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी क्रियाएं। विद्यार्थियों में सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार, विद्यार्थी अधिगम संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान, निदानात्मक मूल्यांकन के लिए मानदंड का निर्धारण। ये थोड़ा ब्लर हो गया है। पाठ्यक्रम विश्लेषण, इसमें प्रकरण, उपप्रकरण, तत्व। फिर है कार्य विश्लेषण, इसमें शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य, शिक्षण, प्रकाशन, अनुशासन, पर्यवेक्षण, अन्य कार्य। फिर कौशल विश्लेषण, इसमें प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, व्याख्या करना, फिर निदान करना। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। शिक्षक का मुख्य ध्येय उद्देश्यों की पहचान करके गंतव्य पर पहुंचना और विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ देना है, परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षक आवश्यकता अनुसार पुस्तक के निर्माण से लेकर विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक का ध्यान रखे। उद्देश्यों की पहचान के 3 आधार निर्धारित हैं: ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ज्ञानात्मक, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। क्रियात्मक में उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयीकरण, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। और भावात्मक में प्राप्त करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन करना, संप्रत्यय निर्माण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। उद्देश्य पूर्ण अधिगम आवश्यक रूप से घटित होता है। विद्यार्थी अधिगम का उद्देश्य पहले से निर्धारित कर संगठित रूप से क्रियाशील होता है। यदि बालक गणित सीखना चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति या शिक्षक के पास जाएगा जो उसे गणित के सिद्धांत व व्यवहार सिखा सके। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक रूप से प्रभावी बनाते हैं। अधिगम के उद्देश्यों को विस्तृत आयाम देते हैं, प्रश्नों के चयन में सुगमता प्रदान करते हैं, शिक्षण के सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करते हैं, शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को संतुलित बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक। शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है दिशापरक चेतना से परिपूर्ण। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकूल दिशा निर्धारित करता है जिससे उसकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। साथ ही निर्धारित किए गए लक्ष्य पूर्ण होते हैं। शिक्षक का दायित्व है पहले से चलने वाली उनकी सीख प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार एक सकारात्मक व इच्छित दिशा में मोड़ देना ताकि वे अपने गतिशील वातावरण के परिवर्तन के प्रति खुद को ढाल सकें। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के तहत शिक्षण की अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियां, सहज प्रवृत्तियां, भावना ग्रंथियां इत्यादि हैं। अभिक्षमता किसी क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता होती है। अभिक्षमता का आशय रुझान से है जो किसी पेशे या कार्य में सफलता पाने हेतु आवश्यक होता है। इसका प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। बिंघम के अनुसार अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। किसी शिक्षक का झुकाव मन से शिक्षण की ओर नहीं है
तो वह अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। वहीं दूसरी ओर शिक्षक का शिक्षण की ओर मन से झुकाव हो तो वह अच्छा शिक्षक न होने पर भी प्रयास करके आदर्श शिक्षक बन सकता है। फिर है रुचि। रुचि एक ऐसा अवयव है जो किसी कार्य को सीखने और पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। शिक्षक भले ही उच्च बौद्धिक कौशल का हो, यदि उसे शिक्षण कार्य में रुचि नहीं है तो वह कक्षा में भले ही चला जाए लेकिन विद्यार्थियों की अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकेगा। अब अभिवृत्ति। अभिवृत्ति रुचि का ही अंतः संबद्ध रूप है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कार्य में रुचि होती है तो धीरे धीरे वह कार्य करने लगता है और उससे उसकी अभिवृत्ति का विकास होता है। इसके दो रूप होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है और नकारात्मक अभिवृत्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती है। मूल प्रवृत्तियां। प्रत्येक मनुष्य में मूल प्रवृत्तियां उग्र या शांत रूप में होती हैं। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक मैकडोनल ने मूल प्रवृत्ति की परिभाषा दी है। मूल प्रवृत्ति प्रदत्त शक्ति है जिसके कारण प्राणी किसी विशेष प्रकार के पदार्थ की ओर ध्यान देता है, उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग की अनुभूति करता है एवं उस पदार्थ के संबंध में एक विशेष प्रकार का आचरण करता है। ये मैकडोनल कहे हैं। फिर है भावना ग्रंथियां। भावना ग्रंथियों अथवा अहम की भावना से संबद्ध कारक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित ही नहीं करता बल्कि धीरे धीरे शिक्षक के सद्गुणों का भी लोप करता है। जैसे ही शिक्षक में यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूँ, जैसे ज्ञान मेरे पास है वैसे ज्ञान पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है, वैसे ही उसके गुणों का ह्रास होने लगता है। इसी कारण का दूसरा पक्ष है हीन भावना से ग्रस्त होना। यदि किसी शिक्षक के मन में यह बात आ गई कि वह शिक्षण कार्य समुचित ढंग से नहीं करा पाएगा तो भले ही शिक्षक विषय का कितना भी ज्ञानी हो, जानकार हो, लेकिन वह कक्षा में सकारात्मक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। एक कुशल शिक्षक को इन दोनों स्थितियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शिक्षण कौशल। शिक्षण की सभी क्रियाएं विद्यार्थियों के अधिगम की ओर केंद्रित होती हैं। शिक्षण कक्षा में एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है, जैसे व्याख्यान देना, उदाहरण देना, प्रश्नों को रोचक बनाने में विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी क्रियाएं शिक्षण कौशल कहलाती हैं। शिक्षण को एक ओर विज्ञान माना गया है तो दूसरी ओर कला। शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहारों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों के अधिगम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहता है। एक प्रभावशाली शिक्षक उसी को माना गया है जिसमें विशिष्ट कौशल उपस्थित हो। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के डॉक्टर बीके पासी के शब्दों में शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुविधा प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल का वर्गीकरण। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के एलन एवं रायन ने शिक्षण में निहित कौशलों को स्पष्ट करने के लिए उनका निम्नलिखित रूपों से वर्गीकरण किया। उद्दीपन भिन्नता। शिक्षक जब कक्षा में देखता है कि विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर नहीं है और जो पढ़ाया जा रहा है वे उसे भी ध्यान से सुन व देख नहीं रहे हैं, तो पढ़ाते हुए वह जानबूझकर क्रियाओं में परिवर्तन करता है, जिसके कारण विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर है विन्यास प्रेरणा। जिस विषय की ओर बच्चे प्रेरित होते हैं उसे वे बड़े आसानी से सीख लेते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ की प्रकृति पर शिक्षण कौशल निर्भर करता है। फिर है संवरण। शिक्षक किसी पाठ्यवस्तु का संक्षेपण कर किसी नवीन पाठ्यवस्तु से संबंध स्थापित करते हैं, जैसे प्रदूषण की पाठ्यवस्तु को पढ़ाते हुए और उसे संक्षिप्त करके मनुष्य के स्वास्थ्य प्रकरण वाली नवीन पाठ्यवस्तु से संबंध स्थापित करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर है शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत। शिक्षक द्वारा कक्षा में शाब्दिक अंतःक्रिया के साथ साथ अशाब्दिक अंतःक्रिया के कुछ संकेतों व हाव भाव का प्रयोग करता है। यह कौशल कक्षा में अंतःक्रिया को उपयोगी व प्रभावी बनाता है। विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी।
ऐसा शिक्षण कौशल जिसके द्वारा एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु पुनर्बलों के उचित चुनाव व उसके प्रभावपूर्ण उपयोग में पूरी सहायता मिलती है। विद्यार्थियों को शिक्षण क्रियाओं में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। फिर है प्रश्नों की प्रवाहशीलता। शिक्षक पाठ्यवस्तु को पढ़ाकर कुछ समय बाद विद्यार्थियों से उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है। इससे विद्यार्थियों को अनुक्रियाओं का अधिक अवसर मिलता है, साथ ही पाठ्य पुस्तक का रिवीजन भी हो जाता है। फिर है खोजपूर्ण प्रश्न। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता अथवा अपूर्ण या गलत उत्तर देता है तो शिक्षक उसे सही उत्तर देने के लिए प्रेरित अथवा सही उत्तर की दिशा में हल ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। इसे ही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिए उच्च स्तरों के प्रश्नों का प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थियों की जानकारी तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके संस्कार भी अच्छे होते हैं और वे जीवन में सफल होते हैं। फिर है व्यवहार का अभिज्ञान व उस पर ध्यान देना। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहारों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही उनके व्यवहार के अनुकूल शिक्षण में तालमेल बिठाना चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए रुचिकर एवं अरुचिकर प्रक्रियाओं का यथेष्ट ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वह कक्षा में शिक्षण करते समय करता है। फिर है उदाहरण देकर स्पष्ट करना तथा प्रयोग। पाठ्य वस्तु को स्पष्ट व सरल करने के लिए शिक्षकों को उदाहरण की मदद लेनी होती है तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके कारण शिक्षण कार्य प्रभावी व बोधगम्य बन जाता है और बच्चे रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर है व्याख्यान देना। शिक्षक कक्षा शिक्षण में जब किसी ऐसे कथन का प्रयोग करते हैं जिससे विद्यार्थियों को बोधगम्यता में वृद्धि की जाती है, तो कथन आंतरिक रूप से किसी न किसी प्रत्यय से संबंध रखते हैं। इसे ही व्याख्या संबंधी कौशल कहा जाता है। नियोजित पुनरावृत्ति। कक्षा के दौरान विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारियों की संक्षेप में पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। इससे विषय वस्तु को समझने और उन्हें याद रखने में आसानी होती है। एक शिक्षक में इस कौशल का होना आवश्यक है। फिर है संचार पूर्णता। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के मध्य दी जाने वाली शिक्षा के दौरान संचार प्रक्रिया का निर्वाह सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। तथ्यों, व्याख्यानों अथवा प्रयोगों आदि का संप्रेषण ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। साथ ही फीडबैक के द्वारा विद्यार्थियों को भी शिक्षण प्रक्रिया से प्रभावी तौर पर जोड़े रहना चाहिए। डॉक्टर B.K. पासी द्वारा दी गई शिक्षण कौशल की सूची। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखना, पाठ का परिचय, प्रश्नों की पूछताछ में प्रवाहशीलता, खोजपूर्ण प्रश्न, समझाना स्पष्ट करना, उदाहरणों के साथ चित्रण, प्रेरणा विविधता, फिर मौन व गैर मौखिक संकेत, सुदृढ़ीकरण, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना, श्यामपट्ट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति, मौजूद व्यवहार को पहचानना। तो ये जो था ये B.K. पासी के द्वारा दी गई शिक्षण कौशल की सूची है, ये आपको याद होना चाहिए। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखना, पाठ का परिचय, प्रश्नों की पूछताछ में प्रवाहशीलता, खोजपूर्ण प्रश्न, समझाना स्पष्ट करना, उदाहरणों के साथ चित्रण, प्रेरणा विविधता, मौन व गैर मौखिक संकेत, सुदृढ़ीकरण, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना, श्यामपट्ट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति, मौजूद व्यवहार को पहचाना। अब अच्छे शिक्षक की विशेषताएं हम देखेंगे कि अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या कैसे पढ़ाना है। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करे, कक्षा के वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखे, अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करे और उन्हें उपयुक्त अवसर पर पुरस्कृत भी करे। शिक्षण में विविधता तथा रोचकता का समावेश हो, जिससे कक्षा के अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझाकर उनको दूर करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों में अध्यापक अधिक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। शिक्षक को अपने विषय का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए,
जिससे विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक अपने विद्यार्थियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। शिक्षकों में संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, साथ ही वे अनुशासन प्रिय हों। शिक्षक में विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करने की क्षमता हो, साथ ही उनके कल्याण की चिंता हो। शिक्षण कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, साथ ही विद्यार्थियों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो। विद्यार्थियों के सीखने यानी अधिगम व प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका धैर्यशील होना। शिक्षक में भावात्मक अभिवृत्ति दृष्टिकोण हो। शिक्षक को उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार पर दंड देना चाहिए, जिससे वे उनकी पुनरावृत्ति न कर सके। एक शिक्षक पूर्ण रूप से तभी सफल हो सकता है जब वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करे। शिक्षक का संप्रेषण कौशल उत्तम होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक समय का पाबंद होता है। शिक्षक विद्यार्थी संबंध सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को अपने अध्यापन में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु, साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। शिक्षण विधि का संबंध शिक्षक के व्यक्तित्व एवं योग्यताओं से होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ उनकी परिस्थितियों का भी समावेश रहता है। प्रत्येक शिक्षक की अपनी मौलिक योग्यताएं, क्षमताएं होती हैं। इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। किंतु संभव है एक शिक्षण विधि किसी शिक्षक के लिए अनुकूल हो तो दूसरे शिक्षक के लिए अनुपयुक्त। शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक कक्षा के वातावरण में पाठ्यवस्तु को इस प्रकार समझाए कि वह कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए और मेधावी को भी। शिक्षण विधियों को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है: शिक्षक केंद्रित विधियां और विद्यार्थी केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां, इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से औपचारिक और कठोर होता है। विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं। उन्हें कुछ सवालों के उत्तर मिल जाते हैं और कुछ के नहीं। इसी वजह से उनकी सहभागिता सिर्फ व्याख्यान को सुनने तक ही सीमित रहती है। शिक्षक केंद्रित विद्यार्थियों को अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधियों को अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस व्याख्यान को समझ पाते हैं और शिक्षक के साथ प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में सहभागिता के क्रम में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का एक समूह ऐसा होता है जो सिर्फ व्याख्यान को सुनता है लेकिन प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाता। शिक्षक प्रायः इस विधि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये कर्तव्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: विद्यार्थियों को वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं, संप्रत्ययों की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों द्वारा स्मरण रखना, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तुओं की सूचना का पुनर्वहन कराना। बायरोन जी मैसियोल्स द्वारा दिया गया शिक्षक केंद्रित विधि का रेखा चित्र, तो इसको आप देख सकते हैं। आधारीय विमा है, प्रक्रियात्मक विमा है और पर्यावरणीय विमा है। आधारणीय विमा तथ्य एवं सूचनाएं, प्रक्रियात्मक विमा में तथ्य एवं सूचनाएं, पुनरावृत्ति, स्मृतिकरण। ठीक, इसमें प्रक्रियात्मक विमा जो है इसमें ये वाला देखिए, पुनरावृत्ति, स्मृतिकरण, शिक्षक दबाव, निरंकुशता। फिर है शिक्षक एक शासक की भांति, शिक्षक एक कार्य को करने वाला, व्याख्यान केंद्रित उपागम। ठीक है, फिर पर्यावरणीय विमा में औपचारिक एवं प्रतिरोधात्मक। फिर है
शिक्षक की केंद्रीय स्थिति, विद्यार्थियों का कठोर संस्थान प्रबंधन, नवीन तकनीकों का प्रयोग नहीं। फिर आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट, इसमें यहाँ पे ये तीनों आधारी बीमा, प्रक्रियात्मक बीमा और पर्यावरण बीमा, तथ्यों को याद करना, पारंपरिक उपागमों के प्रति सम्मान, शिक्षक के प्रभुत्व में विश्वास। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं इस चार्ट को फिर से आपको दिखा देती हूँ। बायरोन जी मैसियोस द्वारा दिया गया यह शिक्षक केंद्रित विधि का रेखाचित्र है। ठीक है, आधारी बीमा, प्रक्रियात्मक बीमा और पर्यावरणीय बीमा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम। शिक्षक केंद्रीय शिक्षण विधियां मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और ऐतिहासिक विधि। अब हम इसमें व्याख्यान विधि को देखेंगे। व्याख्यान विधि, भारतीय परंपरा में व्याख्यान विधि शुरू से ही गुरुकुल की शिक्षा पद्धति रही है। प्राचीन काल में विभिन्न दृष्टांतों, कहानियों व पहेलियों के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। इस शिक्षा को औपचारिक रूप से मौखिक शिक्षा भी कहते हैं। जैसे जैसे गुणोत्तर रूप से शिक्षा का विकास होता गया, वैसे वैसे यह विधि शिक्षकों के मध्य लोकप्रिय होती गई। इस विधि में शिक्षक सुनियोजित ढंग से व विषय वस्तु की क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करता है। इस विधि में संवाद एक पक्षीय होता है। विद्यार्थियों को बिना किसी तर्क के शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को शांतिपूर्ण तरीके से सुनना होता है। अगर व्याख्यान में किसी बिंदु को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है तो श्यामपट्ट पर रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझाया जाता है ताकि व्याख्यान में सजीवता व रोचकता बनी रहे। व्याख्यान विधि विज्ञान की तुलना में कला संकाय के विषयों हेतु अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। व्याख्यान विधि के गुण: विषय वस्तु को कम समय में द्रुत शिक्षण द्वारा पढ़ाया जा सकता है। प्रभावशाली व आकर्षक शिक्षण विधि है ये। मितव्ययी विधि है, यानी कम लागत में विद्यार्थीगण अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं। प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है। तथ्यात्मक जानकारी को तेजी के साथ संप्रेषित करना। विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि है। अवधारणात्मक समझ का विकास करती है और विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से विषय वस्तु से जोड़ना इसका कार्य है। फिर है व्याख्यान विधि के दोष: अधिगम सिद्धांत करके सीखना के अनुकूल नहीं है ये। विज्ञान संकाय के गणित विषय के शिक्षण में अप्रभावी है। तार्किक शक्ति के विकास में बाधक है। विद्यार्थी समूह निष्क्रिय, सिर्फ सुनना होता है उनको। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक है। स्वतंत्र चिंतन का पूर्ण अभाव, सिर्फ शिक्षक पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का विकास। शिक्षक का स्वयं सिद्ध, व्यक्ति की तरह व्यवहार करना, प्रभुत्व दिखाना। शिक्षण कौशल के सिद्धांतों के विरुद्ध होना। शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अभाव। अब व्याख्यान प्रदर्शन विधि को देखेंगे। इस विधि में शिक्षक को व्याख्यान देने के साथ साथ अपने व्याख्यान को बहुआयामी आधार देने हेतु प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का भी समावेश रहता है। इसे भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग किया जाता है। इसी दौरान उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रदर्शन कार्य शिक्षक द्वारा भली भांति अभ्यास करके व सुनियोजित ढंग से किए जाने पर यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि सिद्ध हो सकती है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रायोगिक कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं, साथ ही वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करते हैं। व्याख्या प्रदर्शन विधि के गुण: इसमें विद्यार्थी पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थी के मध्य सहभागिता बनी रहती है।
यह विद्यार्थियों को वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करती है। यह विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न यह विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत दिखाई गई चीजें विद्यार्थियों को भली भांति याद रह जाती हैं। यह विधि निष्कर्ष तक पहुंचाती है। फिर है व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष। विद्यार्थियों से जुड़ी गलती होने पर उन्हें हतोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा विशिष्ट व कठिन शब्दों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों को सामान्यीकरण की ओर प्रेरित न करना, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से उचित प्रश्न करने में अक्षमता, विद्यार्थियों के मध्य प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक महत्व के तथ्यों को संप्रेषित करना, श्यामपट्ट पर मुख्य बातों को नहीं लिखना, विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय न देना। प्रदर्शन के असफल होने पर विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को तेजी से समझने के कारण शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को ऊब जाना, मन नहीं लगना। प्रयोग के प्रमुख उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफलता। फिर है प्रयोग प्रदर्शन विधि। इसके बारे में थोड़ा है, आप देख लीजिए। यह शिक्षण विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का ही एक भाग है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया और प्रभावी व रुचिकर हो जाती है। इस विधि के अंतर्गत चित्र, चार्ट, मॉडल, स्लाइड आदि का प्रयोग कर विषय वस्तु को समझाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार यह मूर्त से अमूर्त का अनुसरण करने वाली शिक्षण विधि है, जिसमें विद्यार्थी इंद्रियों की मदद से कठिन विषय वस्तु का भी सुगमतापूर्वक समझ लेते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु अधिक कारगर है। प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह सहसंबंध पर आधारित क्रिया विधि है। जटिल संप्रत्ययों व प्रयोगों के प्रदर्शन में उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी स्पष्ट एवं निश्चित उद्देश्य से सहभागिता करते हैं, जिससे समय की बचत भी होती है और अध्यापन में कम लागत भी आती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि के दोष। इस विधि में शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। इस विधि में मनोविज्ञान के प्रमुख अधिगम सिद्धांत करके सीखने की उपेक्षा होती है। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत अनुभवों का कोई स्थान नहीं है। विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रहते। प्रयोग करने का अंतिम उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है। विद्यार्थियों में प्रयोग संबंधी उचित कौशल का विकास नहीं होता है। अब देखेंगे ऐतिहासिक विधि। इस विधि में विषय वस्तु के ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े रहने के कारण कक्षा शिक्षण में रोचकता एवं मौलिकता बनी रहती है। महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक कई ऐतिहासिक घटनाओं या कहानियों को मात्र संप्रेषित ही नहीं करते, बल्कि अनेक स्तरों पर आने वाले ऐतिहासिक बिंदुओं की व्याख्या केवल इसी विधि के द्वारा संपन्न करते हैं। यह शिक्षण विधि महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्धांत व अवधारणात्मक ज्ञान कौशल को नवीन ज्ञान कौशल से जोड़ने में सहायक होती है। फिर है विद्यार्थी केंद्रित विधियां। इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी केंद्र में होता है। विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। विद्यार्थी की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही छात्र या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा का वातावरण शिथिल रहता है। इस विधि में शिक्षक का प्रधान कार्य है विद्यार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं व समस्याओं के निदान में मदद करना। तो यहाँ देख रहे हैं आप, विद्यार्थी केंद्र में है और शिक्षक 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 शिक्षक, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। विद्यार्थी केंद्रित विधियों के निम्नलिखित प्रकार हैं। ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। इस विधि के प्रमुख प्रवर्तक ब्रिटिश रसायन शास्त्री H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिको से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं। यही वाक्य
इस विधि का केंद्रीय बिंदु है। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने तथा खोज करने का अवसर दिया जाता है, अतः इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। विद्यार्थी इस विधि में एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके द्वारा उनमें निरीक्षण व तर्क क्षमता का विकास होता है। वे स्वयं कार्य करने से पूर्व चिंतन करते हैं, जिससे उनमें स्वनिर्भरता का विकास होता है। इस विधि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है। इस विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। यह शिक्षण विधि विद्यार्थी मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। वैज्ञानिक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करके उन्हें तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। परिश्रम की आदत का विकास होता है। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध मधुर होते हैं। क्रिया द्वारा सीखने से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। ह्यूरिस्टिक विधि के दोष। इस विधि में शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं हो पाता। इस विधि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व प्रखर मेधावी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि तथ्यों की खोज में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। छोटी आयु व छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी होता है। इस विधि के आधार पर पाठ्यपुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने के कारण शिक्षकों को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, जिसके लिए उनमें पर्याप्त उत्साह नहीं रहता। इस विधि में प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं है। अब प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि देखेंगे। यह विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है, परंतु प्रयोग के आधार पर इसे विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। इस शिक्षण विधि में एक सुनिश्चित योजना बनाकर शिक्षा दी जाती है। यह विधि अधिगम के समस्त नियमों का अनुसरण करती है। किलपैट्रिक ने कहा है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। स्टीवेंसन कहे हैं, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक दशाओं में किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि के चरण। प्रोजेक्ट विधि के निम्नलिखित चरण हैं। ये पूरा चरण आपको याद होना चाहिए। पहला है परिस्थिति, समस्या का निर्माण करना। दूसरा योजना, प्रयोजना का चयन करना। फिर है योजना का निर्माण करना। फिर है योजना को पूर्ण करना। फिर योजना का परीक्षण या मूल्यांकन। तो क्या क्या है? सबसे पहले समस्या का निर्माण, फिर प्रयोजना का चयन करेंगे, फिर योजना का निर्माण करेंगे, योजना को पूर्ण करेंगे, योजना का परीक्षण या मूल्यांकन करेंगे। प्रोजेक्ट विधि के गुण। यह अधिगम करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि विद्यार्थियों की सहभागिता को इष्टतम बनाती है। यह विधि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। इस विधि में शिक्षण के प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाहित होते हैं। यह सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित है। प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अधिगम के अवसर प्रदान करती है। ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। यह विधि विषय के चयन व रचनात्मक चिंतन में भी सहायक होती है। प्रोजेक्ट विधि के दोष देखेंगे। समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक अपव्ययी है। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता क्योंकि यह दीर्घकालिक विधि है। अधिगम की विषय वस्तु में क्रम, विन्यास या क्रमबद्धता का ध्यान रखना। कोई निश्चित पाठ्यक्रम न होने के कारण पाठ्यपुस्तकों का अभाव रहता है। निरीक्षण या पर्यवेक्षण विधि नेक्स्ट है। विद्यार्थी केंद्रित विधियों में निरीक्षण विधि का अपना अलग महत्व है। इस विधि से शिक्षण में रोचकता व जीवंतता आती है और विद्यार्थी बोरियत महसूस नहीं करते। यह विधि कला व विज्ञान संकाय के विषयों में लोकप्रिय है, परंतु इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें विषय के सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। निरीक्षण विधि के गुण। विद्यार्थी में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता से उनके बीच संबंध मधुर होते हैं। व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत पर कार्य का अनुसरण करती है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलता है। निरीक्षण विधि के दोष। नागरिक शास्त्र व राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी बात को सीखने में बहुत समय लगता है।
फिर है समस्या समाधान विधि। इस विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। यह विधि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक विधि है। समस्या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का आधार है, जहां समस्या का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अमूर्त विचारों से संबंधित, स्थूल विषय वस्तु से संबंधित, जीवन की यथार्थता से संबंधित। इस विधि की क्रमबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। समस्या समाधान विधि के गुण। यह विधि विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का वर्णन करती है जो समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक हल का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण हेतु विद्यार्थियों का पूर्ण व्यवहार ज्ञात किया जाता है। इस विधि से शिक्षण हेतु सभी प्रासंगिक संप्रत्ययों व नियमों का प्रत्यास्मरण किया जाता है। समस्या समाधान हेतु चिंतन के लिए शाब्दिक निर्देश दिए जाते हैं। समस्या समाधान विधि के दोष। यह विधि सभी विद्यार्थियों एवं सभी कक्षाओं के अनुकूल नहीं हो सकती। इस विधि में किसी भी पाठ्यवस्तु को लघु अवधि में संपादित करना संभव नहीं। इस विधि में शिक्षक से व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बड़े मनोवैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा भी की जाती है। समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं पाठ्य वस्तु तीनों के संतुलन के साथ किया जाता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर है आगमन निगमन विधियां। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आगमन विधि को देखते हैं। इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र: ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। आगमन विधि के गुण: इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बच्चों को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की रुचि निरंतर बनी रहती है, जिस कारण उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। आगमन विधि के दोष: इस विधि का प्रयोग करने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। इस विधि में केवल सामान्य नियमों की शिक्षा दी जाती है, प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके माध्यम से खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक है। यह विधि छोटी आयु के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर है निगमन विधि। यह विधि आगमन विधि की विपरीत है। यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले से बने नियमों, उदाहरणों व प्रयोगों के आधार पर प्रश्नों का हल करके दिखाते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र: नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर। निगमन विधि के गुण: यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इस विधि के प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इस विधि से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। इस विधि से विद्यार्थियों को सिर्फ शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। निगमन विधि के दोष: यह विधि नियमों व सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है। विद्यार्थियों को अपने निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलता, जिस कारण मानसिक दासता विकसित हो जाती है। यह विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। इससे बच्चों की रचनात्मक शक्तियां अविकसित रह जाती हैं। इस विधि में शिक्षक द्वारा बताया गया ज्ञान हर हाल में बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है। खेल शिक्षण विधि: इस विधि के जनक ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक थे। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गणित विषय के क्षेत्र में किया गया था। शिक्षण के क्षेत्र में खेलों के महत्व को सर्वप्रथम फ्रोबेल ने स्वीकार किया था। खेल विधि की दार्शनिक व्याख्या भी फ्रोबेल ने ही दी थी। खेल विधि के मुख्य सिद्धांत: स्वतंत्रता आधारित क्रिया, व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन, मनोरंजन का साधन, जीवन मूल्यों या नैतिकता की शिक्षा, प्रतिस्पर्धा व टकराव की स्थिति में भी समायोजन। खेल विधि सामाजिक परिस्थितियों में अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करती है। यह सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है।
खेल शिक्षण विधि के गुण। इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी स्वतः स्फूर्त रूप से शामिल रहते हैं। विद्यार्थियों में खेल के आयोजित करने की समझ भी आती है। इसके द्वारा सृजनात्मक कौशलों के साथ साथ जीवन कौशलों जैसे समस्या समाधान करने, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, स्व अभिव्यक्ति, संप्रेषण शक्ति, टीम भावना आदि का विकास होता है। अधिगम रोचक, आनंददायक, सहज और ऊर्जा देने वाला होता है। शारीरिक, भावात्मक व संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। यह विधि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की खाई को पाटने का काम करती है। खेल शिक्षण विधि के दोष। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के ऊपर इसे अनुपयोगी समझा जाता है। प्रत्येक विषय की अवधारणाओं व विषय वस्तु को इस शिक्षण विधि द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत बच्चे खेल तो रुचिपूर्ण खेलते हैं, पर सीखने में उनकी दिलचस्पी कम दिखाई गई है। अब है प्रयोगशाला विधि। इस विधि में खोज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी परिणाम पर पहुंचना और खोज द्वारा तथ्यों का उल्लेख करना इस विधि का अंग है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यह विधि महत्वपूर्ण भूमिका में, विशेषकर विज्ञान की वास्तविक शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रयोगशाला में प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालकर अवधारणा विकसित करते हैं। यह विधि आगमन विधि का ही विस्तृत प्रयोगात्मक रूप है। प्रयोगशाला विधि के गुण। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही उनको तथ्यों, संप्रत्ययों और विज्ञान के सामान्य निष्कर्षों को समझने का अवसर मिलता है। प्रयोगशाला विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने का एक साधन है। विद्यार्थियों को समाज में वैज्ञानिक की भूमिका और विज्ञान के महत्व की अनुभूति प्रयोगशाला में कार्य करने से ही होती है। इस विधि द्वारा सीखा गया ज्ञान रुचिपूर्ण एवं स्थायी होता है। प्रयोगशाला विधि के दोष। यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत अपव्ययी है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अन्य कक्षाओं में इसका उपयोग केवल अध्ययन काल तक ही सीमित है। यह विधि व्यक्ति केंद्रित है, अतः इसके द्वारा विज्ञान शिक्षण की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। समय का काफी अपव्यय होता है, जिस कारण पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं हो पाता। अधिविन्यास विधि, दत्त कार्य विधि यानी असाइनमेंट मेथड। इस विधि से संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए होता है, जिससे एक निश्चित अवधि में वे पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। इन अलग अलग खंडों को ही अधिन्यास कहते हैं। अधिन्यास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गृह अधिन्यास और विद्यालय अधिन्यास। यह विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि एवं प्रयोगशाला विधि का मिश्रण है। प्रयोगशाला प्लस व्याख्यान प्रदर्शन अधिन्यास। अधिन्यास विधि में शिक्षक को सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक के आकार को ध्यान में रखते हुए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक व व्यवहारिक अधिन्यासों की संख्या तय करना। अधिन्यासों के दोनों प्रकारों गृह अधिन्यास और विद्यालय अधिन्यास की संख्या तय करना। अधिन्यास विधि के गुण। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की रुचि विकसित होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, प्रयोगात्मक कार्य पर बल। अधिन्यास विधि के दोष। शिक्षक पर कार्यभार की अधिकता, नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होना, कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ शिक्षण नहीं दिया जा सकता, छोटी कक्षाओं के प्रतिकूल है। अब हम